हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है? अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे, हम केवल एक इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे थे। एक ही इक्वेशन था और उसके अंदर एक ही वेरिएबल था, उसको हमने सॉल्व किया। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा इक्वेशन लिखा हुआ है और जो भी हमारा आंसर है वो उन सब इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है। तो यही पढ़ते हैं, फर्स्ट इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्व फर्स्ट sin x is equals to 1/3 and cos x is equals to 2/3। मैंने ये एक इक्वेशन दिया कि sin x 1/3 होना चाहिए एंड cos x 2/3 होना चाहिए। अच्छा, अगर हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फिक्स किया, जैसे हमने बोला sin x की वैल्यू 1/3 है, तो ट्राइंगल बनाएंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मतलब cos x की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज फिक्स हो जाएगा। मतलब जैसे इस वाले केस में सॉल्यूशन, अगर मान लिया हमने ये एंगल x लिया, साइन की वैल्यू 1/3, तो 1 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया, तो 9 - 1 विल बी 8, तो दिस वैल्यू विल बी 2√2 और दिस वैल्यू विल बी 8। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। अगर sin x की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ से cos x का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 2√2/3 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे cos x की वैल्यू 2/3 है तो ये 2√2/3 तो आ ही नहीं सकता। अगर sin x की वैल्यू 1/3 है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से sin x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है। तो साइन SIGN वाला जो साइन है उसके अंदर तो हमारे पास लिबर्टी है कि cos x की वैल्यू प्लस इतना भी हो सकता है, माइनस इतना भी हो सकता है, बट ये जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये एंड ये साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही मान लिया हमने सेकंड ले लिया कि sin x = 1/5 एंड tan x = 1/√24, माने ये हो गया। ठीक है, या tan x = -1/√24 हो गया। तो फिर हम चालू हो गए सॉल्यूशन। अगर sin x का वैल्यू 1/5 है तो 25 में से 1 गया 24 √24, तो यहाँ से tan की वैल्यू, ये ठीक है, tan x की वैल्यू कितनी आ सकती है? 1/√24 प्लस माइनस आ सकती है। तो अगर इसने बोला कि tan इज माइनस ऑफ दिस थिंग, साइन पॉजिटिव है तो ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आ रहा है, तो इस बार पॉसिबल है। tan नेगेटिव साइन पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा? इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखेंगे कैसे? जो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ये तो हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल को हम साइन इनवर्स 1/5 लिखते हैं अगर पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को माइनस ऑफ ऐसे लिखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लिखना होगा तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे। और जनरल सोल्यूशन बनाना है तो इसमें 2n π ऐड कर दिया, तो x = कितना आ जाएगा? 2n π प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये हमारा नेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर एक वेरिएबल के अंदर ही एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो। ठीक है, अब हम लिखते हैं सेकंड इन मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में हो। जैसे क्वेश्चन 1, सॉल्व sin x cos y = 1/4 and cos x
साइन वाई इज इक्वल्स टू 1/4। मान लिया ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। तो जो हम आंसर बताएंगे उसमें एक्स का भी बताना पड़ेगा एंड वाई का भी बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हमने एक बार क्या किया, ये जो इक्वेशन है साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1/4 एंड कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू 1/4, इन दोनों को एक बार हमने ऐड कर दिया। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई बराबर हाफ। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इसमें से मान लिया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, वो आ जाएगा 0। ठीक है, अब इफेक्टिवली ये दो इक्वेशन विल रिप्रेजेंट दिस। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ एंड साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का सोल्यूशन कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/6। अभी तक देखो, अगर हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन आ रहा था, अभी तक जो भी हम पहले सॉल्व करे थे, इससे पहले मान लिया हमारे पास आए साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए सोल्यूशन लिखा, मान लिया x इज इक्वल टू n पाई, और cos x इज इक्वल टू 0 के लिए सोल्यूशन लिखा 2n + 1 इंटू π/2। अगर बीच में और लिखा हुआ है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम दोनों जगह सेम इंटीजर n यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस वाले केस में क्या होगा, एक सोल्यूशन को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये इंडिपेंडेंट पूरा सोल्यूशन है और लगाने के बाद लिखा है तो वो इंडिपेंडेंट पूरा दूसरा सोल्यूशन आ गया। बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, तो अगर हमने यहाँ पे n यूज़ कर लिया तो इस वाले इक्वेशन में इंडिपेंडेंटली हम n यूज़ नहीं कर सकते और कुछ यूज़ करेंगे। n यूज़ करने का तो मतलब ये हो जाएगा कि दोनों जगह हमें साइमल्टेनियसली सेम n रखना पड़ेगा, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, ये बस 0 होना चाहिए, कुछ भी लिखो, भले यहाँ पे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, इसको कोई मतलब ही नहीं है उससे। इसलिए ऐसे इक्वेशन में हम अलग ही यूज़ करेंगे, x माइनस वाई बराबर कुछ भी m पाई। अब आंसर तो हमें x और y का देना है, तो यहाँ से अब x और y निकाल लिया, एक बार इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा 2x बराबर n पाई प्लस m पाई प्लस -1 इतना हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से उसको, तो 2y इज इक्वल टू n पाई माइनस m पाई π/6। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n प्लस m/2 पाई प्लस -1 रेज टू पावर n π/6 एंड y इज इक्वल टू n माइनस m/2 पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू π/6। ये हमारे आंसर्स हो गए। इन दोनों के बीच में एंड है, उसका मतलब क्या है कि मान लिया मैंने n का वैल्यू 5 चूज़ किया, m का वैल्यू 10 चूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब 5 + 10 लिखेंगे तो यहाँ 5 - 10 ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, इस बार दोनों x और y में सेम m और n यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4, एंड tan x इज इक्वल टू √3। मान लिया ये इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। इसमें कोई y से लेना देना ही नहीं है, तो हमने इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लिया। tan x इज इक्वल टू √3 का आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ठीक है, इससे x प्लस वाई π/4 होना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर π/4 होना चाहिए। तो यहाँ से y कितना होना चाहिए,
पाई बाई 4 माइनस एक्स विच इज़ पाई बाई 4 माइनस एन पाई माइनस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 3 एंड y इज इक्वल्स टू, मतलब इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 12 माइनस एन पाई। ये आंसर हो गया हमें, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का। और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3, रूट 10x इंटू कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 साइन 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। a इंटू बी बराबर 0 अगर लिखा है तो इसमें तो पहले इक्वेशन में आइदर यूल हैव 10x इज इक्वल्स टू 0 और cos y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो अगर 10x इज इक्वल्स टू 0 है तो उसका मतलब क्या है कि sin x 0 होगा, उसका मतलब क्या है sin 3x भी 0 होगा। 10x को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस अगर 0 है तो साइन 0 होगा, ठीक है। अगर साइन x 0 है तो साइन 3x की वैल्यू तो होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, दोनों ही टर्म में साइन x आ रहा है। तो अगर साइन x का वैल्यू 0 है तो ये वाला साइन 3x 0 होगा। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में यूज़ करें तो यूल गेट कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो नहीं हो सकता, कॉस की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तो 2 तक तो होगा ही नहीं, तो पहला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर कॉस वाई 0 है तो इस वाले इक्वेशन से 2 साइन 3x विल बी 2 विच विल बी साइन 3x इज इक्वल्स टू 1। ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन 3x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0 में y इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड साइन की वैल्यू जो 1 होगी वो यहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1, तो 3x इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये ठीक है। इसको 4n प्लस 1 लिख सकते हैं, बट हमने n यहाँ पे यूज़ कर रखा है तो इसलिए इसको चेंज कर दिया, m कर दिया। तो आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6, 3 से डिवाइड कर दिया, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो next is solving equations या inequalities at boundary, ठीक है। बाउंड्री का मतलब ये है कि मान लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू निकाला, वो 5 आ गया, और राइट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रहा है, तो दोनों 5 5 तो जब ही हो सकते हैं
ठीक, मतलब एक का तो मिनिमम वैल्यू 5 है, दूसरे का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो दोनों को बराबर होने के लिए दोनों का वैल्यू 5 होना चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस आते हैं। उसका मतलब क्या है कि एक तरफ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दूसरे के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, सॉल्व cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आंसर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। ये ठीक है। तो और लेफ्ट हैंड साइड की अगर तीनों की इंडिविजुअली मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो तीनों की मिला के मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3 एंड राइट हैंड साइड इज़ 3। तो दिस इम्प्लाइज cos x को इसमें 1 होना पड़ेगा, cos 2x को भी 1 होना पड़ेगा एंड cos 3x को भी 1 होना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि दिस एंड दिस एंड दिस, जब ये तीनों एक साथ 1 1 1 होगा तभी इनका सोल्यूशन 3 तक आएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या हो गया? इन तीनों को सॉल्व करो एंड इंटरसेक्शन ले लिया। cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट बेसिकली cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो अगर cos x 1 है तो यहाँ पे 1 रखने पे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर ये सही है तो ये अपने आप सही है। ठीक है, और 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी अपने आप सही हो जाएगा। तो दिस इंटरसेक्शन दिस, मतलब अगर फर्स्ट सही है तो दूसरा और तीसरा अपने आप सही है। तो cos x इज इक्वल टू 1 इन तीनों के इंटरसेक्शन से ही आ जाएगा। दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 2n पाई। ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा हमें ये समझाना चाहिए कि अगर cos x 1 है तो cos 2x का वैल्यू 1 होगा, दिस इज ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कि अगर cos 2x 1 है तो cos x का वैल्यू 1 होना जरूरी नहीं है, cos x का वैल्यू -1 होगा तब भी चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर cos x 1 है तब ये 1 के बराबर होगा, दिस इज ट्रू, बट अगर ये 1 के बराबर है तो cos x 1 होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये सबसेट है, अगर ये सही है तो ये दोनों अपने आप सही हो गया। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x बराबर 1, ये तो इन जनरल एक क्यूबिक आएगा। तो क्यूबिक के तो और भी रूट हो सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 के अलावा और कहीं पे भी उसकी वैल्यू 1 आ सकती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्वेश्चन 2, ठीक है, आंसर ये भी एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है। cos x प्लस cos पाई x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मैक्सिमम सम 2, तो इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है और इसने बोला कि 2 के बराबर ही होना चाहिए। तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब ये दोनों ही 2 के बराबर हो जाएं। दिस इज इक्वल टू 1 एंड cos पाई x इज इक्वल टू 1। ये ठीक है, अब इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर ये 1 है तो उसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए। एंड अगर ये 1 है तो पाई x इज इक्वल टू, ये ठीक है एंड लिखा है तो यहाँ पे अगर n यूज़ कर लिया तो यहाँ पे और कुछ लिख लिया 2k पाई, तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया? एक तो बोला है कि x 2n पाई होना चाहिए एंड एक बोला है कि x 2k होना चाहिए। इन दोनों में अब अंतर क्या है? एंड का मतलब क्या है कि इन दोनों से जो भी कॉमन सोल्यूशन आएगा केवल हमें वो चाहिए, बाकी सब छोड़ दिया। अब इन दोनों से कॉमन कैसे आएगा? ये तो बेसिकली इंटीजर है, इवन इंटीजर है,
ये जो है वो पाई का मल्टीपल है, तो ये तो अगर n 0 नहीं हुआ तो ये पक्की बात है इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ से इंटीजर आएगा, तो इर्रेशनल नंबर एंड इंटीजर, इंटीजर तो रैशनल नंबर होता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दोनों बराबर केवल एक ही केस में हो सकते हैं, जब दोनों 0 0 हो जाए। तो अगर ये 0 नहीं हुआ तो हमेशा पाई का मल्टीपल आएगा, विच विल बी ए इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन केवल एक आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो केवल यही आंसर है और कुछ नहीं, ठीक है, केवल एक आंसर आया। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin स्क्वायर x बराबर 2 रेज टू पावर sec स्क्वायर y। क्वेश्चन 4, tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस cot स्क्वायर x प्लस वाई क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, cosec स्क्वायर y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे बोला गया है 2 sin स्क्वायर x बराबर 2 रेज टू पावर sec स्क्वायर y। अब sin स्क्वायर x हमें पता है लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin स्क्वायर x लेस देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। sec स्क्वायर y, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, वो 1 और या तो 1 और 1 से बड़ी रहेगी या फिर -1 और -1 से छोटा रहेगा। रेंज में हमने लिखाया था। अब स्क्वायरिंग किया तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसका वैल्यू हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, चाहे कुछ भी रख लो। 2 की पावर में इसको लिखा तो 2 की पावर में अगर हम 1 लिखें तब तो वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर में हम 1 या 1 से बड़ा नंबर लिखें तो इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, वो तो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, एंड जो राइट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो दोनों एक साथ बराबर कैसे हो सकता है, जब दोनों ही 2 2 के बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी 2 एज वेल एज राइट हैंड साइड शुड बी 2, तभी आपस में बराबर हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 होने के लिए साइन स्क्वायर एक्स को 1 होना पड़ेगा, एंड राइट हैंड साइड को 2 होने के लिए सेक स्क्वायर वाई को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आ गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, एंड यहाँ से आ गया कॉस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अगर देखो ये कॉस एक्स होता, अगर ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता, तो ये दोनों एक साथ हो ही नहीं पाता, क्योंकि साइन एक्स अगर प्लस माइनस 1 होता तो कॉस एक्स 0 होता। बट यहाँ तो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे तो हो सकता है। तो साइन एक्स प्लस माइनस 1 कहाँ पे होगा, इन दोनों जगह पे, और इन दोनों जगह को मिला के क्या लिखते हैं, π/2 का ऑड मल्टीपल, एंड कॉस 1 यहाँ पे होता है, -1 यहाँ पे होता है। इन दोनों को मिला के क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पाई का मल्टीपल।
अब अगर n यूज़ यहाँ पे कर लिया तो m यूज़ यहाँ पे कर लिया, m पाई। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कर दिया +1 एंड -2, ऐसे कर दिया तो ये दोनों मिलके -1 हो जाएगा, तो वही आ गया जो पहले लिखा हुआ था। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये, ठीक है, दिस कैन बी मेड परफेक्ट स्क्वायर माइनस कॉट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो tan स्क्वायर ये आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, tan और कॉट कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 0 जब भी हो सकता है जब a भी 0 हो जाए एंड b भी 0 हो जाए, मतलब ये भी 0 होना चाहिए। tan x प्लस वाई मस्ट बी cot x प्लस वाई एंड x प्लस 1 भी 0 होना चाहिए। tan बराबर cot से तो cot को लिख लिया 1/10, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस वाई बराबर 1 एंड x बराबर -1। तो x की वैल्यू तो ये आएगी, y की वैल्यू और निकालनी है। यहाँ से आ जाएगा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू +-1। +-1 का मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट में। तो चारों क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। यहाँ से x की वैल्यू रख दी तो अल्टीमेटली ऐसे आ गया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू, x की जगह जब -1 रखेंगे उसको उधर ले जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा n पाई प्लस 1 प्लस माइनस पाई बाई 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, सो ये हो गया, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो देखो, इसको ऐसे हम कर सकते हैं, इसको हमने क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू -b, तो x के साथ कितना लिखा है ये, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स वाई माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 2 ये 4 कॉमन निकालेंगे तो बाहर आके वो भी 2 हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स वाई प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ साइन स्क्वायर बचा, माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स वाई। तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स वाई प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, ये आएगा। ठीक है, अब अगर देखो डिफाइन होना है, ठीक है, तो सब जगह रियल एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है, दिस इज रिटन। ठीक है, मतलब ये लिखा है एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। अगर इसको डिफाइन होना है तो ये 0 ही हो सकता है, बाकी तो अगर 0 नहीं है तो कोई भी वैल्यू आएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज कि cos एक्स वाई मस्ट बी 0। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, बट अभी भी कहानी और भी है, इतना ही काफ़ी नहीं है। cos एक्स वाई 0 होना चाहिए, तो x किसके बराबर हो गया, माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, इसको
अगर हम यहाँ रखें, सही है। मतलब देखो cos xy बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि d 0 हो गया, ठीक है। d 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए, क्योंकि d 0 हो रहा है। दोनों ही जगह से रूट कितना आ रहा है, माइनस साइन एक्स वाई, ये तो ऐसे ही बताया गया। अगर ये 0 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस साइन एक्स वाई। अगर इस इक्वेशन में हमने रखा तो वो इक्वेशन ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन एक्स वाई हो गया माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर x इज इक्वल टू, मतलब एक एक करके देखा, अगर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये इक्वेशन कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स वाई बराबर -1 होना चाहिए, ठीक है। साइन एक्स वाई -1 होगा तो कॉस एक्स वाई तो 0 हो ही जाएगा। इसको ऐसे ही बोलते हैं, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हमने रखा तो साइन y कितना हो गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 है तो इसमें भी रख दिया 1। दिस विल गिव यू साइन y इज इक्वल टू -1। अगर x हो जाए -1, ठीक है, तो चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, अगर x -1 हो जाए तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन एक्स वाई बराबर -1, बस साइन एक्स वाई नहीं, साइन वाई बराबर -1, ठीक है। कैसे, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे ही माइनस आया, ये भी माइनस आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन वाई की वैल्यू वापस कितनी आएगी, -1। तो मतलब अल्टीमेटली ये आ गया कि साइन वाई तो -1 ही आएगा, x प्लस -1 दोनों ही हो सकते हैं, +1 से भी वो आ रहा है, -1 से भी आ रहा है। तो इसको फाइनली हम ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू +-1 एंड साइन y इज इक्वल टू -1, विच विल गिव यू x इज इक्वल टू -1 और 1, कोई भी वैल्यू ले लिया, एंड y इज इक्वल टू, जो ऐसे आता है साइन की वैल्यू यहाँ पे आती है -1, 4n - 1 इंटू π/2, ये आंसर आएगा। ठीक है, हाँ। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज कोसेक स्क्वायर वाई रूट ओवर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया ऐसे करके 8, ठीक है। ये ऐसे है 2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर कोसेक स्क्वायर वाई लिखा है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे 2 इंटू कोसेक स्क्वायर वाई, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सही कर लिया, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें क्या है, अगेन कोसेक स्क्वायर वाई
की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 2 कोसेक स्क्वायर वाई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो रूट ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में अगर चारों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर वाई इंटू रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये तो हमारा आया कि x और y का कुछ भी वैल्यू रखो, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो या तो 8 आएगा या 8 से भी बड़ा आएगा। बट इसने हमसे क्या सॉल्व कराया कि दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, ये ठीक है। बट वी नीड टू सॉल्व कि 2 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर वाई इंटू रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। सो दिस विल इम्प्लाई कि दोनों 8 के बराबर होने चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 8। ये 8 के बराबर होने का मतलब क्या है कि ये 2 के बराबर होना चाहिए, ये 4 के बराबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 2 कोसेक स्क्वायर वाई मस्ट बी 2 एंड रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 मस्ट बी 4। ठीक है, तो ये 2 के बराबर कब हो जाएगा? जब कोसेक स्क्वायर वाई 1 हो जाए, एंड ये 4 के बराबर कब हो जाएगा? जब x माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाए। तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया? पलट दिया साइन y प्लस माइनस 1, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ से 2 आंसर आएंगे और 0 से 2 पाई के बीच में x बराबर 1 तो एक ही रहेगा बस। तो 1 पाई बाई 2 एंड 1 3 पाई बाई 2 ऐसे करके 2 आंसर आ जाएंगे, तो हम आंसर 2 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है cos 20x प्लस साइन 40x इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को करने का देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि सॉल्यूशन कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ऑफकोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में, से 1/3 1/4 कुछ भी ले लो, 0 और 1 के बीच में अगर हम उस नंबर की पावर इंक्रीज करें तो वो वैल्यू घटना चालू हो जाएगा। जैसे 1/4 है ये, ठीक है, 1/4 का स्क्वायर करें 1/16 हो जाएगा, छोटा हो गया। क्यूब कर दें तो 1/64 हो जाएगा, और भी छोटा हो गया। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हम ये लगा सकते हैं कि cos स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर 20। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन आएगा, अगर ये 0 आ गया तब तो दोनों तरफ 0 0 बराबर आ जाएगा, अगर ये 1 आ गया तो भी दोनों तरफ 1 1 बराबर आ जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा इससे बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, पावर बड़ी है तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। और हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन cos x इज इक्वल्स टू 0 और प्लस माइनस 1। ये ठीक है, या cos स्क्वायर x की बात करें तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 और 1, 0 या 1 होगा तभी ये दोनों बराबर होगा। सिमिलरली साइन भी फ्रैक्शन है, साइन स्क्वायर x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन रेज पर 40। और इसमें भी क्या होगा? फॉर इक्वालिटी साइन स्क्वायर x 0 या 1 होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर 20 प्लस sin x रेज टू पावर 40। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर 20 प्लस sin x रेज टू पावर 40। ये ठीक है, तो क्वेश्चन में तो हमें यही सॉल्व करना है, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसने क्या बोला, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसने तो बोला कि ये 1 के बराबर होना चाहिए, और क्वेश्चन में रेंज निकाल के हमें पता लगा कि ये 1 या 1 से छोटा होगा। तो ये 1 के बराबर कब होगा, जब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करे, जब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करे, जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह एक साथ इक्वालिटी होल्ड करेगा, तभी सम में होल्ड करेगा। ठीक है, नाउ cos 20x प्लस sin 40x to be 1, we should have cos square x बराबर cos 20x and sin square x बराबर sin 40x। This implies cos square x बराबर 0 और 1 एंड sin स्क्वायर x बराबर 0 एंड 1। और ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। अब खुशी की बात क्या है कि जब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो मतलब दोनों का एक साथ होना पॉसिबल है। जब ये 1 होगा तो sin स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, तो इन दोनों में से अगर एक 0 है तो दूसरा 1 ही होगा स्क्वायर। तो अगर ये सही है तो ये अपने आप सही है। ठीक है, या उल्टा अगर sin स्क्वायर x के वैल्यू 0 या 1 आ जाए तो ये अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लिया, मतलब ये मिल के हमें क्या बताएगा कि sin स्क्वायर x बराबर 0 और 1 इतना सेटिस्फाई हो जाए, काफ़ी है, और कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि अगर sin स्क्वायर x 0 होगा तो ऑटोमेटिकली cos स्क्वायर x 1 होगा। तो ये बोला है कि cos स्क्वायर x 1 या 0 में से कोई भी एक चलेगा। तो इतना आंसर आ गया। तो दिस विल गिव यू sin x इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1। दिस विल गिव यू x इज इक्वल्स टू n पाई, और प्लस माइनस 1 से आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। देखो, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। n पाई का मतलब क्या है कि ये और ये लिखना है। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का मतलब क्या है, ये और ये लिखना है, मतलब ये चारों लाइन लिखना है। तो अगर ये चारों लाइन लिखना है तो इसको मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर n पाई बाई 2। अब इसमें क्या है, जैसे n की वैल्यू 4 हुआ है तो ये 2 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये ठीक है, n की वैल्यू 1 हो गया तो ये आ जाएगा, या 5 हो गया ये आ जाएगा। n की वैल्यू 6 हो गया तो ये आ जाएगा, 7 हो गया ये आ जाएगा। तो चारों पॉइंट इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, solving trigonometric inequalities। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का एक तो ग्राफिकल तरीका है, वो उस पर भी हम आएंगे, उसका भी एक तरीका बताएंगे जो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा व्हेन यू आर थॉरो विद द ग्राफ्स। ये ठीक है, वो 12th में होगा। 12th में जब फंक्शन वगैरह पढ़ लेंगे तो अगर हमें ग्राफ का आइडिया है तो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक है,
अब काम चल जाए उसका वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर हम साइन एक्स की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, तो अगर हम इस इंटरवल में जाएं तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। 0 से 1 तक जा रहा है लगातार बढ़ते हुए, मतलब यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू 1 तक ऐसे जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो साइन की वैल्यू 1 से फिर वापस 0 तक जा रहा है। अगर कोई नंबर 1 से 0 तक जा रहा है तो ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर मान लिया √3/2 यहाँ पे है तो इसके इधर जो वैल्यू आएगी वो √3/2 से छोटी आएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाएं तो साइन की वैल्यू हमें दिख रही है कि 0 से -1 तक जा रहे हैं। अब 0 से अगर -1 तक जाएंगे तो ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा, वैल्यू कम हो रहा है, 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। फिर लास्ट यहाँ से यहाँ तक जाएं तो साइन की वैल्यू -1 से 0 तक जा रहा है। -1 से अगर 0 तक जाएगा तो इस बार वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला चार्ट हो गया साइन के लिए। ये ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं कॉस के लिए। ठीक है, कॉस के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 0, यहाँ -1 0, तो इसमें कॉस का वैल्यू क्या होगा 1 से 0 तक जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगा। इसमें कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से -1 तक, तो ऑफ कोर्स डिक्रीज कर रहा है, नीचे घटता हुआ जा रहा है -1 तक। -1 से 0, कॉस का वैल्यू -1 से 0 तो बढ़ रहा है। फिर ऐसे जाने पे कॉस का वैल्यू 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक जाने में तो वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड लिखते हैं हम tan। ठीक है, tan में क्या है, यहाँ वैल्यू 0 होगा, यहाँ वैल्यू 0 होगा, यहाँ वैल्यू अनडिफाइंड होगा। tan 90 अनडिफाइंड होता है, बट अगर हम इस तरफ से वैल्यू ले जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव रहता है, तो tan की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, ये ठीक है, tan की वैल्यू 0 से बढ़ते हुए इन्फानेट तक जाएगी। ठीक है, अगर हम देखो इधर ले जाएंगे तो सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है, तो tan की वैल्यू क्या होगा, इधर -∞ से 0 तक जाएगा लगातार बढ़ते हुए। -∞ से 0 तक जाएंगे तो बढ़ ही रहा है वैल्यू, तो भी बढ़ रहा है। इस वाले केस में यहाँ पे भी अनडिफाइन है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें जाने पे tan का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव है तो +∞ को जाएगा इधर अप्रोच करने पे, तो 0 से इधर ∞ तक जा रहा है। देखो -∞ तक जा नहीं सकता, अगर ये -∞ होगा तो नेगेटिव कैसे हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, ये मेरे को पता है। यहाँ अनडिफाइन हो गया, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो tan की वैल्यू यहाँ अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन में +∞ से चालू होगा या -∞ से चालू होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए -∞ से 0 तक जा रहा है, तो -∞ से 0 तक जाएगा तो इंक्रीज करेगा, तो ये tan की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है, नोट फॉर जनरल solution add 2n pi in case of sine and cos in particular values in particular solution। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर
10 add n pi for जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जो साइन का ग्राफ है अगर तुम देखोगे तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी वैल्यू मान लिया √3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, साइन के केस में तो √3 से बड़ी आएगी नहीं, मान लिया √3/2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो √3/2 से बड़ा बार बार ग्राफ जाएगा। ठीक है, या तुम इसको ऐसे समझो कि साइन का जो ग्राफ है वो पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियड 2π होता है, 2π जो लेंथ है वही बार बार रिपीट करेगा। 10x का जो पीरियड है वो पाई होता है, तो 10x में पाई के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये आगे चल के कॉन्सेप्ट समझाएंगे इन डिटेल। अभी तो तुम इसको ऐसे मान लो कि जैसे हम इक्वेशन में लिख रहे थे ना, इक्वेशन में हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ लिखा है, तो हम थीटा इज इक्वल टू π/6 बोलें तो एक पर्टिकुलर आंसर है, वो कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे को जनरल आंसर लिखना था तो हमने कुछ ऐसे किया था n pi + -1n। तो ये जो n pi + -1n ये सारी चीज़ें हमने क्यों किया था, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए, सारे जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल हैं वो सब लिखने के लिए ये किया था। तो उसी तरीके से अगर इनइक्वालिटी है तो एक तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख सकते हैं, 0 से 2π के बीच में हमने लिख लिया, और जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए साइन और कॉस के केस में 2n pi ऐड कर दिया, और tan के केस में n pi ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये भी लिख लेते हैं, इन पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो दैट विल बी बिटवीन 0 से 2π। ठीक है, इन पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये ठीक है, दैट इज बिटवीन 0 से π। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि जो साइन और कॉस में इनइक्वालिटी होगा उसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखेंगे 0 से लेकर 2π तक, एक चक्कर लगाएंगे, उसमें लिखेंगे जो जो भी आंसर आए, फिर उसको जनरलाइज करने के लिए सारी वैल्यूज़ में हम 2n pi जोड़ेंगे। एक तो ये हो गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, tan के केस में अगर कोई इनइक्वालिटी लिखा है तो हम केवल 0 से π तक ही आंसर लिखेंगे, 0 से π तक ही सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्यों, मतलब इतने पार्ट में सोल्यूशन लिखेंगे बस, फिर उसके बाद उसमें n pi जोड़ दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि tan में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ कवर हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ कवर हो जाएगा, फिर यही चीज़ रिपीट हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, साइन में ऐसा नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे करके आ रहा है, तो इसलिए इस वाले केस में एक पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, कॉस में भी एक पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सब बातों का मतलब क्या है, देखो दो चीज़ बोला है मैंने। एक तो हमने बोला कि जब तुम ग्राफ पढ़ोगे डिटेल में, और अगर तुम्हें ग्राफ का नॉलेज है, समझ में आता है, चीज़ें विजुलाइज होती हैं, तो ग्राफिकली इट विल बी वेरी इजी। अभी तो हम एनालिटिकली सोल्यूशन बता रहे हैं, ये ग्राफ का भी हिंट देंगे आगे चल के। जैसे अगर मान लिया हमें ये सॉल्व करना है, sin x > -½ तो हम ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो sin x > ½ लिखा है, तो हाफ वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक तो आएगी हाफ, एक वैल्यू आएगी यहाँ पे हाफ। ठीक है, फिर तुम अब इस वाले चार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 1 0 -1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो sin x की वैल्यू इधर से 1 तक जाने में तो बढ़ रही है लगातार, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0 और हाफ के बीच में रहेगी। ठीक है, तो हमें तो साइन हाफ से बड़ा चाहिए ना, तो ये वाला रीज़न नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हम इस रीज़न में जाएं तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हाफ से 1 तक, तो ये चल जाएगा। ये कौन सा रीज़न है, ये ऑफ कोर्स 30 डिग्री है, मतलब π/6 से π/2 तक चल जाएगा। अगर हमने इधर कोई भी एंगल लिया तो साइन की वैल्यू अगेन हाफ और 1 के बीच में होगी, मतलब हाफ से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, तो यहाँ तो साइन x हमें हाफ से बड़ा ही चाहिए, तो ये भी चल जाएगा। यहाँ पे जो साइन की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में,
तो हमें तो साइन हाफ से बड़ा चाहिए, नहीं चलेगा। यहाँ साइन नेगेटिव है, 0 से -1 के बीच में, नहीं चलेगा। फिर नेगेटिव, नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4 जगह तो नहीं चलेगा, इन दोनों जगह चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, ये वाला एंगल हो गया 5π/6, क्योंकि इधर से π/3 हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया π/6। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब एक चक्कर में x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इस एंगल से इस एंगल तक। ये एंगल है π/6, ये एंगल है 5π/6। इक्वल्स टू लगाए तो दोनों जगह क्लोज, मतलब इक्वल्स टू हाफ, ये भी चलेगा, ये भी हाफ चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसी को अगर हमें जनरल सोल्यूशन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 2nπ जोड़ दिया, तो 2nπ प्लस π/6 से 2nπ प्लस 5π/6, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमें याद करना है, मतलब ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, मान लिया अगर हमने बोला कि cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -½ ठीक है, सॉल्यूशन। तो फिर cos की वैल्यू 1 0 -1 0, ठीक है, -½ से लेना देना है। तो cos नेगेटिव कहाँ पे होगा, इसमें होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू -½ आएगी और इधर आएगी -½ ठीक है। हाफ वैल्यू कहाँ पे आती है, cos में 60 डिग्री पे, तो ये बेसिकली 60 डिग्री होगा। उसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3, 2π/3। ठीक है, ऐसे ही ये 60 डिग्री होगा, तो यहाँ तक पाई, फिर और आगे π/3, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/3 विच इज़ 4π/3। ठीक है, अब देखो cos x की वैल्यू हमें -½ से बड़ा चाहिए। -½ से बड़ा -1 नहीं होगा, वो तो छोटा हो गया, वो तो ज़्यादा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखो -½ से 0 तक, तो -½ से 0 तक जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। तो cos x की वैल्यू इस रीज़न में -½ से बड़ा रहेगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते 0 तक जा रहा है, फिर ये और बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है, तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, ऐसे 0 और 1 के बीच में रहेगा पॉजिटिव, तो -½ से तो बड़ा है, तो ये भी आंसर आ जाएगा पूरा। इधर -½ और 0 के बीच में, तो -½ से बड़ा है, ये भी आंसर आएगा। इन दोनों रीजन में क्या होगा, ये -½ से -1 तक गया, मतलब ये लिखा है -0.5, ये लिखा है -1, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो तो ऐसे आएगा -0.6, -0.7, वो तो छोटा हो गया। तो cos x -½ से छोटा हो गया, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, मतलब 0 से 2π/3 तक चल गया, और फिर यहाँ से आगे चल जाएगा, तो मतलब 4π/3 से 2π तक चल गया। तो अगर हमसे पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखने के लिए बोला जाए, तो x बराबर कितने से, 0 से लेके 2π/3 तक। दिस विल डू यूनियन 4π/3 से इस एंगल से आगे आगे 2π तक, ये चल जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लिखा है, तो -½ वाला जो पॉइंट है, ये और ये दोनों जगह क्लोज आएगा। अब जनरल सोल्यूशन लिखना है, मतलब अगर उसने सोल्यूशन निकालो, तो उसका मतलब ये होगा कि जनरल सोल्यूशन ही निकालना है। तो cos है, तो सब वैल्यूज़ में 2nπ जोड़ दिया, तो 2nπ में 0 जोड़ा, 2nπ प्लस 2π/3
यूनियन 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3 2n पाई प्लस 2 पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं। मान लिया लिखा है 10x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, तो कर लेते हैं। 10x क्या होगा, यहाँ 0 0, इधर की साइड से जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, इधर की साइड से जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, इधर की साइड से जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, इधर की साइड से जाएंगे माइनस इन्फिनिटी। सही है, क्योंकि इधर 10 पॉजिटिव है, इन दोनों पे अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। हम इन्फिनिटी तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। बट इन्फाइनाइट में कौन सा इन्फाइनाइट, प्लस इन्फिनिटी तो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो क्वाड्रेंट से देख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो 10 में -1 वैल्यू कहाँ पे आएगी, एक तो यहाँ पे आएगा, एक इस क्वाड्रेंट में आएगी -1। ठीक है, ये ऑफ कोर्स 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ठीक है, अच्छा 10 के केस में हमने क्या बोला था कि हम इधर जाएंगे ही नहीं, केवल इसी में देखेंगे। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ही देखते हैं, तो इस क्वाड्रेंट में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। 10 के केस में केवल फर्स्ट और सेकंड से ही काम चल जाएगा। अब इसने बोला है कि 10x लेस देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो जो 10 की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ये ठीक है, अगर हम ऐसे जाएं तो 0 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी तो पूरा पॉजिटिव है, तो वो -1 से छोटा हो ही नहीं सकता। -1 से छोटा मतलब -1 के लेफ्ट पे तो -2 -1.5 ऐसे होना चाहिए। इस वाले केस में अगर हम इस मतलब ये नहीं चलेगा, 10x तो हमें छोटा चाहिए, ये तो बढ़ा रहा है। ठीक है, इधर की साइड जाएं तो 0 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 10 की वैल्यू होगी वो तो -1 और 0 के बीच में होगी, तो -1 और 0 के बीच में मतलब -0.5, तो वो तो -1 से बड़ा होगा, छोटा थोड़ा ना होगा, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ से ये जो इंटरवल है, ठीक है, ये इंटरवल -1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो इसमें -1 -2 -3 -4 -50 -100 ऐसे करके -100 की तरफ जाएगा। तो ये जो रीज़न है इसमें 10 -1 से छोटा होगा, तो ये रीज़न चल जाएगा। ठीक है, तो इस रीज़न का एंगल लिखना है। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये π/4 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3π/4। सही है, ये हो गया 3π/4। ये वाला एंगल अपना है ही π/2 90 डिग्री, तो π/2 से 3π/4। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल है π/2, इस पे 10 अनडिफाइन होता है, तो अगर 10 अनडिफाइन है तो ये कभी भी आंसर में आएगा ही नहीं, तो इस पे तो हमेशा ही ओपन लगेगा, चाहे इनइक्वालिटी में कुछ भी लिखा हो, क्योंकि इस जगह तो 10 डिफाइन नहीं होगा तो सेटिस्फाई कैसे हो सकता है। इस वाले केस में 10x लेस देन -1 चलेगा, इक्वल्स टू -1 भी चलेगा, तो मतलब ये वाला एंगल भी चलेगा, तो ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा π/2 से लेके यहाँ तक 3π/4 तक, विच विल बी क्लोज्ड। एंड जनरल सोल्यूशन, इस बार nπ जोड़ेंगे, nπ + 3π/4 क्लोज, ये आएगा आंसर।